हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के लिए एडुटेरिया के सेट नंबर 17 को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुल 16 सेट्स का प्रैक्टिस करा दिया है। यदि आप में से कोई भी दोस्त पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी मैं 17वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे लिंक से, ताकि आपको ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जैसे मालूम है, इस सीरीज में हम लोग टोटल 100 सेट्स को देखने वाले हैं, यानी 100 सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग एक सेट में 50 प्रश्न देख रहे हैं, तो हमारा 5000 प्रश्न का संग्रह हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से सभी। तो असम आपका दो देशों के साथ, एक आपका भूटान और एक आपका बांग्लादेश, दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, ये 3 देश, एक आपका चीन, एक भूटान, एक आपका म्यांमार। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी आपका भूटान बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो उपयुक्त में से सभी डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली पर्वत जो है आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में, इससे आपका 2 नदी निकलती है पश्चिमी छोर से, एक आपका लूनी नदी, एक आपका माही नदी। तो ए और सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर मिस्टेक से ए बी हो गया होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये ए प्लस सी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, माही नदी एक भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैडल पीक की अवस्थिति है, यानी कि सैडल जो चोटी है ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान या फिर आपका दक्षिणी अंडमान? बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में है। ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये सब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, मूसी, पंचगंगा, पेनगंगा। तो बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती, मूसी और पंचगंगा जो है ये क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। मैं पंचगंगा नदी और कृष्णा नदी को देख करके आया हूँ। महाराष्ट्र में जो है पंचगंगा कोल्हापुर जिला में जो है कृष्णा के साथ मिलती है, लेकिन इसमें पेनगंगा और वैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, ये किसकी है? गोदावरी की। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती यानी बिना सिंचाई के खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा किया जाता है दक्कन के पठार, यानी कि दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर? दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो काली मिट्टी है इसका जो है दूसरा नाम क्या है। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? पुरवैया, मैंगो शावर, नार्वेस्टर या फिर लू? तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लू कहते हैं इसको। गर्म और शुष्क होती है, जो हमारी होठ और मुंह को भी क्या कर देती है? काफ़ी मतलब कि दूसरा तरह का आपको गर्म लगेगा, और जो है मुंह सब वोट सब जो है इसमें फट जाता है ना, जब अब आएगा अप्रैल मई में चलती है ये, ध्यान रखेंगे। बाकी मैंगो शावर जो है ये आपका मॉनसून पूर्व वर्षा है, जिसके कारण क्या होती है, कर्नाटक और केरल में जो है आम पकने लगते हैं, इसलिए इसको मैंगो शावर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होता है? उत्पादकता के निम्न स्तर, जो भी विकसित देश होंगे वहां पर उत्पादकता का उच्च स्तर होगा, और विकासशील देश में निम्न स्तर होगा। बिल्कुल तकनीकी उन्नति, तो तकनीकी उन्नति जो है आपका ये बिल्कुल समान नहीं होता है। विकसित देशों में बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास होता है, और तकनीकी वो रूप से बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, यानी कि कर है? तो जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कैसा टैक्स है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 को, है ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाकी निगम कर, ये किस प्रकार का कर है? निगम कर जो है कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। इसी प्रकार से इनकम टैक्स जो आयकर है वो भी आपका प्रत्यक्ष कर है। 9वें नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? विनिवेश, यदि सार्वजनिक क्षेत्र
यानी कि पब्लिक सेक्टर में अगर विनिवेश कर दिया जाए, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं इसको, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं निजीकरण, है ना, निजी क्षेत्र को दे देना सार्वजनिक क्षेत्र को। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदारीकरण किसको कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में जो भी नियंत्रण सरकार के द्वारा की जाती है ना, उद्योगों पर, सार्वजनिक क्षेत्र पर, उस पर लाइसेंस प्रक्रिया को क्या करना, उदार करना, उसी को बोलते हैं उदारीकरण, यानी कि नियंत्रण को हटाना, सरकारी नियंत्रण को हटाना। वैश्वीकरण किसको कहते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। औद्योगिकरण कहते हैं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का जो है उत्पादन किसके द्वारा करना, बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज कंपनीज के द्वारा करना, ये कहलाता है आपका औद्योगिकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, आय और उपभोग, आय मीन्स क्या होता है, इनकम, और उपभोग यानी कि खर्च। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति का आय यानी कि इनकम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा, करेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए उसका 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से वो खर्च करेगा, और अगर उसी व्यक्ति का अगर आय बढ़ करके 50,000 हो जाता है तो कल जाकर के वो गाड़ी या फिर अन्य चीज़ों की डिमांड करने लगेगा। तो इस प्रकार से पता क्या चला कि आय और जो है उपभोग यानी कि खर्च में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबंध है। अगर आय अधिक तो खर्च अधिक, आय कम तो खर्च कम। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, मुख्य कारण कौन है इसमें से, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण, इनमें से सभी। बिल्कुल आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन क्षरण सब के सब जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। 12वां नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इसको कब स्वीकार किया गया था, 1997 में प्रोटोकॉल, ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो कहाँ पर है, तो क्योटो आपका जापान का एक शहर है ना, यहीं पर बुलाया गया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछले सेट्स में मैंने आपको एक प्रैक्टिस कराया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएंगे तो ब्राजील के किस शहर में हुआ था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सुमेलित करें। आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके अभ्यारण्य दिए हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। सिमलीपाल कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे तो सिमलीपाल और भीतरकनिका मैंने आपको बताया था ये उड़ीसा में है, तो बिल्कुल ये सही सुमेलित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गौ से गिर, गौ से गुजरात, ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, तो हमारा 4 हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका एशियाई शेर जिसको बब्बर शेर बोलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट और राजाजी मैंने 2 आपको बताया था, जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सरिस्का हो या फिर आपका रणथंबोर या आपका जयसमंद, ये आपका राजस्थान में है। इस प्रकार से सारे आप क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे और यहाँ पर उसका कूट सही से देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य फल किस में विकसित होता है। जो सत्य फल होता है वो किस में विकसित होता है, तो जो भी सत्य फल होगा वो हमेशा किस में, अंडाशय में विकसित होगा। बाकी सेब, नाशपाती ये सब किसके अंतर्गत आता है, औसत्य फल के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो बीजांड में विकसित होता है, बीज के अंड में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है। कॉड लीवर तेल जो है ये आपका विटामिन डी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विटामिन बी का जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन डी का जल्दी से बताएंगे, विटामिन डी का क्या है, बिल्कुल राइट, विटामिन डी का कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, राइबोसोम को जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। जबकि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तना, ये प्रश्न तो आपको आसानी से आ जाता होगा क्योंकि इसको मैंने कई बार करा दिया। जो गाजर है, चुकंदर है, शकरकंद है, ये सब भूमिगत जड़ के अंतर्गत आता है, जबकि आलू जो है ये आपका तना के अंतर्गत आता है। तो ये भूमिगत तना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। फ्लोएम, तो फ्लोएम और जाइलम है ना, ये आपका क्या है, पादप उत्तक है। तो फ्लोएम जाइलम के बारे में क्या जानते हैं, जाइलम जल का वहन करता है, जल और खनिज लवण का, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है। पहला आपका ऑप्शन कह रहा है कथन
फ्लोएम पानी और खनिज का परिवहन करता है, बिल्कुल गलत, जाइलम करता है। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का क्या करता है, परिवहन करता है, बिल्कुल। जो भी प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो भी खाद्य बनते हैं, जो भी ग्लूकोज का निर्माण होता है पौधों में, उसका वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि फ्लोएम पौधों को सहायता देता है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध जो है सौर ऊर्जा, यहाँ पर है सौर ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, सूर्य प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा को ही क्या करता है, वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है ना, CaC से होता है ना कार्बाइड, कैल्शियम C और कार्बाइड, तो कार्बाइड CaC2 हो जाएगा ऐसे। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बाइड जो होता है, ये क्या करता है, एसिटिलीन या फिर एथिलीन बनाता है, एथिलीन गैस बनाता है, जो फलों को क्या करता है, पकाता है। ध्यान रखेंगे। फ्लोरीजीन जो हार्मोन है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है फलों को पकाने का। ऑक्सीजन जो है, ये आपका वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। एन शेल में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एन शेल यानी कि जो एन कक्षा है। तो ध्यान रखेंगे, कक्षा का नाम किस प्रकार से है, KLMN है ना, इस प्रकार से रहता है ना, ऐसे ये आपका KLMN शुरू ऐसे करके जाता है, KLMN। तो K में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। इस प्रकार से निकालने का एक तो ट्रिक होता है, 2n²। तो 2 रख देंगे आगे, और n किसके बाद आता है, KLMN। तो n आपका चौथा में आता है ना, तो चौथा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 दूना 32। तो हमारा 32 आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी के सभी गैस हैं। समूह 10, समूह 14, समूह 12, समूह 18। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो है ग्रुप आपका 18। ग्रुप 18 में केवल और केवल क्या है आपका, सारे के सारे गैस है, और वो सारे के सारे अकीर्य गैस है ना, अकीर्य गैस है। और इसके लिए क्या है आपका एक ट्रिक आता है, हीना, नीना और करीना का हुआ एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब के सब उस श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका। अगला प्रश्न है, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन -1। तो बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन कभी भी माइनस में नहीं, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड -2 नहीं, ये आपका हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है, ये भी आपका -1 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन माइनस, ये तो होगा ही नहीं, OH-, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर अम्ल है, अगर अम्ल को पानी में घोलते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और अगर क्षार है और क्षार को अगर पानी में डुबाते हैं, उसमें घोलते हैं, तो वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक वस्तु मान लीजिए ये आपका पृथ्वी की सतह है, एक वस्तु को मैंने 100 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु यानी कि ऊंचाई पर रखा, एक वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई पर, और एक दूसरा वस्तु है उसको हमने मान लीजिए 500 मीटर की ऊंचाई पर रखा है ना। इसको अब आप अपने दिमाग में रख करके ये सारे कथन को देखिए। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, क्या ये क्रियाशील होता है, ये एक्टिव होता है? नहीं। जब वस्तु वहां पर लटकी हुई रहती है ना, तो उस पर संचित रहता है, वो आपका स्थिर रहता है, उसी के नाम पर उसको स्थितिज कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। क्या अगर 100 मीटर ऊंचाई से गिराएंगे और 500 मीटर ऊंचाई से गिराएंगे, क्या दोनों में समान ऊर्जा होगा? बिल्कुल गलत होगा। जिसको ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे ज़्यादा उसमें एनर्जी होगा ना, तो हमारा ये आपका गलत होगा। उसके बाद बाकी बात करते हैं। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये आपका संचित ऊर्जा है। ये क्या है, उसमें संचित है, और बाद में जब गिराया जाता है तो फिर वो काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो सब के सब क्या है, औसत्य कथन है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार से चलती है ना, ऐसे करके चलती है अनुप्रस्थ तरंग, है ना। तो ये आपका अनुप्रस्थ, और अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे करके जाती है।
तो यहाँ पर आपको बोलना है स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। तो ये किस प्रकार का तरंग है? ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। मान लीजिए एक तालाब है और उसमें आपने कंकड़ फेंक दिया, तो कंकड़ क्या करता है? इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना, तरंग की टाइप का। तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। भूकंप तरंगों में एस तरंग है, बोला कि एस तरंग है जो सरफेस वेव है। तो बिल्कुल राइट है। जब भूकंप का कंपन कहाँ पर पहुंचता है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, भूपर्पट्टी पर पहुंचता है, तो वहां पर इस प्रकार से वो गमन करता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, ये सब के सब में क्या होता है? आपका अनुप्रस्थ तरंग ही उत्पन्न होती है। बाकी सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि अनुदैर्घ्य होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ। ईपीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, है ना। निर्यात जो है इसको बोलते हैं, निर्यात जो है उपयोगीकरण क्षेत्र, या फिर इसको और भी दूसरा नाम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ऐसे बुलाया था। तो सबसे पहले आपका कांडला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब बना है जल्दी से बताइए तो? कांडला जो बना है कब बना है आपका ईपीजेड? 1965-67 कब हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, अभी तो वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई है, योजना आयोग का भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग की शुरुआत है ना। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, तो अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन जब था ये आपका, तो इसका क्या उद्देश्य था? धन या आय का समान वितरण, कभी भी समान वितरण नहीं हो सकता है सही से, है ना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना, बिल्कुल आपका आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था और विदेशी निर्यात यानी विदेशी आयात को कम करना था और निर्यात को बढ़ाना था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे। पटना, झांसी, रांची या फिर आपका करनाल, कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका कहाँ पर हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका 29 नंबर प्रश्न का जो है आपका 29 नंबर का प्रश्न ये आपका ये नहीं होगा, झांसी में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपका ये उत्तर प्रदेश में, आपका रांची में नहीं है। कहाँ पर है? झारखंड में, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जबकि रांची कहाँ है? आपका झारखंड की राजधानी रांची है ना, तो वहाँ पर नहीं है, आपका ध्यान रखेंगे। और वन अनुसंधान अगर पूछेगा तो वो आपका उत्तराखंड में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के आधार को जो है संरक्षण प्रदान करता है? विदेशी यात्रा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में ये नहीं है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत, ये आपका है अनुच्छेद 21। बिल्कुल राइट, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इसी में जो है विदेशी जो है आपका भ्रमण के बारे में चर्चा है, इसी में जो है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए में जो है आपका क्या किया गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार करके इसमें जोड़ दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में आपका क्या है? 19 में आपका 6-7 तरीके आपका अधिकार है। इसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार, उसके बाद व्यवसाय करने का अधिकार, है ना, जो है भाषण देने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, ये सब आता है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 15 में क्या है आपका? अनुच्छेद 15 जल्दी से बताएंगे तो? अनुच्छेद 15 में आपका क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है रंग, उसके जन्म स्थान, लिंग, ये सब के आधार पर, यानी कि क्या करेंगे, उसके धर्म, वंश आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सबसे पहले जो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा शुरू हुई थी, तो वो आपका ब्रिटेन में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये कैसा रहता है? ये संवैधानिक प्रधान होता है भारत का वास्तविक प्रधान नहीं। भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है। और ये किसकी सहायता से कार्य करता है? चाहे तो ये अपना विवेक का सीधा प्रयोग करके सीधे तरह से, या फिर आपका अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यह कार्य करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? आपको बताना है कि गैर संवैधानिक निकाय, ये शब्द मैंने समझा दिया था पहले आपको कि गैर संवैधानिक क्या होता है और संवैधानिक क्या होता है। संवैधानिक निकाय मतलब वह संस्था जिसके बारे में कहाँ पर चर्चा है? संविधान में चर्चा है। और गैर संवैधानिक निकाय यानी कि उसकी संविधान में चर्चा तो नहीं है, किंतु इसको संसद के द्वारा निर्मित की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
इनमें से, या फिर लोकपाल, आपको बताना है इसमें से, ठीक है, मिला करके। तो यहाँ पर जो है आपका वित्तीय आयोग की चर्चा के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वित्तीय आयोग किसमें, आपका संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका चर्चा किया गया है। वित्तीय आयोग क्या करता है, तो राज्य और संघ के बीच जो है आपका क्या करता है, वित्त की सिफारिश करता है कि किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाएगा, ये वित्तीय आयोग। और वित्तीय आयोग अभी वर्तमान में नया आपका वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, 16वां वित्तीय आयोग। और इसका 16वें वित्तीय आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। जबकि 15वां जो वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष NK सिंह था, ध्यान रखेंगे। और ये जो 16वां वित्त आयोग है ये 2026 से लेकर 2031 तक 5 वर्ष के लिए किया गया है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और जो है लोकपाल, ये सब के सब क्या है, आपका गैर संवैधानिक निकाय है। तो 1, 3, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। संविधान का 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन, और उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये आपका समवर्ती सूची है, यानी कि ये राज्य और जो है केंद्र दोनों इस सूची पर काम यानी कि कानून बना सकता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रधान कौन होता है। कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रधान किसका, राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का कौन हो जाएगा, राज्यपाल। और अगर केंद्र का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। न्याय पंचायतों के जो है गठन की बात, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, या फिर आपका BPR राव समिति। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। आपको मैंने बताया था 4 जो समितियां थी वो आपका पंचायतों से संबंधित है, एक बलवंत राय मेहता समिति, एक आपका अशोक मेहता समिति, एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और एक आपका था P थुंगन समिति। ये 4 के 4 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत किया गया है ना, ध्यान रखेंगे इसको। और जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कैसे न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत अशोक मेहता, और अशोक आप जान सकते हैं कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था और इसको क्या कहा जाता है, अशोक महान, है ना, तो अशोक सम्राट। तो यहाँ पर जो अशोक है ये भी क्या किया था, जो है कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने इसको युद्ध को त्याग दिया था और धम्म की नीति को अपनाया था। तो इसी आधार पर आप याद रख सकते हैं कि जो है अशोक मेहता समिति न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है आपका संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ देश दिया गया कि कहाँ से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, मूल अधिकार। तो अगर आप बात करें तो मूल अधिकार तो सबको मालूम है ये कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध आपका जर्मनी से लिया गया है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, मिला हुआ है। केंद्र राज्य संबंध यानी कि आपका केंद्र सेंट्रल सरकार और जो है राज्य के बीच किस प्रकार का संबंध कैसे होना चाहिए, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, तो ये आपका कनाडा से लिया गया, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये आपका ब्रिटेन, आपका सबके सब यहाँ पर मिला हुआ है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल। अभी हम लोग जो है वीडियो के लास्ट में सल्तनत काल को फिर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल का जो है ग्यासुद्दीन तुगलक वंश, खिलजी वंश, उसके बाद गुलाम वंश सबका पढ़ लिया है ना। वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। हम लोग आज विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे और सैयद वंश और लोधी वंश को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है क्या कहलाता था, तो यहाँ पर वजीर या फिर मुशरिक ममालिक, वकील दर या फिर खजीन। तो ये जो कहलाता था ना वजीर कहलाता था। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, वजीर कहलाता था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। 4 बाग, तो 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत किसने किया था, अकबर के समय हुआ था, तो अकबर ने किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे अच्छी तरह से। अगला हमारा प्रश्न है मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। मंदसौर, तो मंदसौर जो है आपका ये आपका यशोवर्मन से है। किससे है, यशोवर्मन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी बात करें समुद्रगुप्त का कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति है। कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, ये गुप्त वंश का शासक है। स्कंदगुप्त का कौन सा है, तो स्कंदगुप्त का है आपका भीतरी स्तंभलेख। कौन सा है, भीतरी स्तंभलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है कई बार।
नेक्स्ट प्रश्न है हुएन सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। हुएन सांग जो चीनी यात्री था वह भारत आया था, किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। ये पॉइंट याद रखना है आपको, हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग आया था। तो आपको पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल राइट है। इसका भ्रमण जो वृत्तांत है CU की में वर्णित है, इसका जो भ्रमण वृत्तांत है किस में वर्णित है, CU की में वर्णित है, बिल्कुल ये भी कथन बिल्कुल राइट है। अगला हमारा हुएन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया था, तो ये भी बिल्कुल राइट है। उपयुक्त में से सभी, तो सब के सब यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर कहाँ पर है, पंजाब में है। और रोपर से क्या मिला है, तो रोपर में जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और रोपर एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो ये आपका कौन सी नदी के किनारे है, तो पंजाब में कौन सी नदी बहती है, सतलज नदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला उत्तर मुगल कालीन सम्राट, तो आपका बिल्कुल आपका राइट क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ये लंबे समय तक शासन किया था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको ये आपका क्या है, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, ये बहुत कम वर्ष तक ये शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वां जो उसका तीर्थंकर था अरिष्टनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख, सर्प, सिंह या फिर नील कमल। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का ये हो जाएगा शंख। इसका क्या था, शंख था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था, अस्थाई बनाया था किसने, लंगर व्यवस्था को, तो गुरु जो है अंगद ने बनाया था। किसने बनाया था, गुरु अंगद। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, मुगल शासकों ने किया था। एक जो है गुरु अर्जुन देव का जो है जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ लाया था, कलकत्ता लाया था, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने ही ट्रांसफर किया था, स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको पूछे कि मुर्शिदाबाद को किसने बसाया था, तो मुर्शिदाबाद को बसाने वाला था मुर्शीद कुली खां, है ना, मुर्शीद कुली खां, नवाब मुर्शीद कुली खां। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, सबसे पहला बार स्वराज शब्द तो 1906 में किया गया था, 1906 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, है ना, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर आपका पेरिस। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा क्या, पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में जो आपका 75वां ये आपका क्या था, अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन आया था अभी वर्तमान में, तो ये आपका आया था ये 75वां जो आपका गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, इसमें आपका फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आया था, ध्यान रखेंगे आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर का कि 49वीं जो है आपका सीमांतर यानी कि समानांतर रेखा है 49 पैरेलल लाइन जो है आपका, ये किन किन दो देशों के बीच आपका सीमा रेखा है, तो ये आपका है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको मैंने पहले बताया था उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सा है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सा है, तो आपका है 38 डिग्री आपका पैरेलल यानी कि 38 डिग्री जो है लेटीट्यूड है यानी कि अक्षांश रेखा है, यही आपका दोनों के बीच है। नेक्स्ट और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है, 7 आपका टोटल मूल राशि है ना। ताप इसका केल्विन होता है, ये भी मूल राशि है। ज्योति तीव्रता इसका कैंडेला होता है ना यूनिट, और ये भी आपका मूल राशि के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान इसका किलोग्राम होता है, ये भी आपका आता है, किंतु जो आयतन है ये व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है, मूल राशि नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्मरणीय तथ्य, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था आपका खिजर खां, ठीक है।
इसने जो है क्या किया था, रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। रैयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण किया था, खिजर खां। रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स होता है किसान, और आला मीन्स क्या होता है, आला मीन्स होता है सरदार, यानी कि सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा सरदार, किसानों का सरदार। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1504 में किसकी स्थापना, आगरा शहर की स्थापना। जब पूछा जाता है आगरा शहर तो आप लोग बताने लगते हैं अकबर और शाहजहां और जागीर, बिल्कुल गलत है, ये सिकंदर लोधी ने किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध, है ना। तो ये आपका इकलौता शासक है जिन्होंने ऐसा प्रतिबंध लगाया था। इसने गुलरुखी शीर्षक को से फारसी कविता की रचना की। कौन सा शीर्षक से, गुलरुखी शीर्षक नाम से यह फारसी में कविता किया था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कौन सा था, सल्तनत काल में देवल, है ना, ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, हम्पी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर थी, हम्पी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद वर्मन प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोटी, काफी इंपॉर्टेंट है, वी लगा दीजिएगा, ये आपको पूछा जाता है बार बार, है ना। तो निकोलो कोटी किसके शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कहाँ का यात्री था निकोलो कोटी, इटली का था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। ध्यान रखेंगे, कहाँ का रहने वाला था, फारस यानी ईरान का रहने वाला था। नेक्स्ट है हमारा देवराय द्वितीय को जगबेटकर। इसको जगबेटकर बोलो या फिर गजबेटकर, है ना, गज में से होता है हाथी, है ना, गजबेटकर हाथियों का शिकार करने वाला। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो है कौन आया था, डोमिगोस पायस विजयनगर आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। आमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया है, कृष्णदेव राय ने किया था। और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने तारीफ किया था कि वो काफ़ी जो है आपका क्या है, विद्वान और शक्तिशाली शासक है कृष्णदेव राय। उन्होंने तुजुको बावरी में इसका चर्चा किया है। कृष्णदेव राय शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था, ठीक है। इस विजयनगर साम्राज्य से आपको ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, यात्रियों के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारे यात्री आए थे। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिस, कौन आया था, नूनिस जो है विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा, यानी जो इसकी आत्मकथा है तुजुको बाबरी, इसमें जो है कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा के युद्ध जो कब हुआ था, 23 जनवरी सन 1565 में हुआ था। और जो है इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, बहमनी साम्राज्य ने इसको पराजित किया था, है ना। तो यहाँ पर ये आपका सेशन आज का समाप्त होता है। आई थिंक ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो है टेलीग्राम के लिंक को जो है ज्वाइन कर लेंगे उस चैनल को, और वहाँ पर मिल जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स दूसरे तक जरूर इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।